जय हिंद फ्रेंड्स। तो यूपी पीसीएस 1 के शॉर्ट नोट्स में हमने हमारा जो आज का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो शैव धर्म से है। इसके पहले के जो है वो ऑलरेडी 2 वीडियोस में चैनल पे अपलोड है। अब हम पढ़ेंगे शैव धर्म से, जो कि प्राचीन भारत के धार्मिक आंदोलन यहाँ से हमें कवर करना है। तो देखिए इसमें है कि जो शैव धर्म होता है, शिव की पूजा करने वाले जो होते हैं इनको शैव कहा जाता है। इससे संबंधित धर्म जो है वो शैव धर्म कहलाता है। शैव संप्रदाय का जो प्रथम उल्लेख है वो पतंजलि के महाभाष्य में शिव भागवत नाम से हुआ था। शैव धर्म जो एक संप्रदाय के रूप में शुंग काल में प्रारंभ हुआ और सातवाहन काल में इसका विस्तार हुआ था। गुप्त काल में यह चरम पर पहुंच गया और शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक जो अगर हम पुरातात्विक साक्ष्य देखेंगे तो हड़प्पा संस्कृति से हमें प्राप्त होती है शिवलिंग उपासना। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता मतलब उल्लेख किया गया है। शिव को जो रुद्र कहा गया है। लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन जो है हमें वो मत्स्य पुराण में मिलता है। वहीं दक्षिण भारत में देखेंगे तो शैव धर्म का जो प्रचार है दक्षिण भारत में तो वो नैनाड संतों द्वारा किया गया था। दक्षिण भारत में शैव धर्म का जो प्रचार है वह नैनाड संतों द्वारा किया गया था। वहीं अर्धनारीश्वर तथा त्रिमूर्ति का जो उल्लेख है वो सर्वप्रथम गुप्त काल में हुआ था। अर्धनारीश्वर तथा त्रिमूर्ति का जो उल्लेख कहाँ हुआ था तो सर्वप्रथम गुप्त काल में हुआ था। वही अर्धनारीश्वर मूर्ति का निर्माण कहाँ हुआ था, उल्लेख अगर पूछेंगे तो कहाँ हुआ था तो गुप्त काल में, और निर्माण भी कहाँ पे तो गुप्त काल में। प्रमुख शैव धर्म जो है वो वामन पुराण में चार जो है शैव धर्म बताए गए हैं। मतलब उसकी संख्या जो है एक पाशुपत है, एक कपालिक है, एक कालामुख है और एक लिंगायत है। तो अब हम देखेंगे प्राचीन भारत में शाक्त धर्म के मतलब बारे में। शाक्त धर्म क्या है? इसमें मुख्यतः माता दुर्गा एवं काली की उपासना की जाती है। माता दुर्गा का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो मार्कंडेय पुराण में मिलता है। 64 योगिनी मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में शाक्त धर्म के विकास और प्रगति का साक्ष्य उपलब्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की पूजा के प्रमाण मिले हैं। वहीं प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन में हम भागवत धर्म को पढ़ेंगे। जैसे भागवत धर्म का जो उदय है वो मौर्योत्तर काल में हुआ था। इस धर्म के संस्थापक कौन थे तो वासुदेव कृष्ण थे, जो वृष्णवंशीय यादव कुल के नेता थे और इनका जो निवास था वो मथुरा था। छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है तो छांदोग्य उपनिषद में। वहीं वासुदेव कृष्ण का अगर प्रारंभिक अभिलेख हम का उल्लेख देखेंगे तो बेसनगर स्थित गरुड़ स्तंभ लेख में पाया जाता है। महाभारत काल में कृष्ण का दातम्य विष्णु से किए जाने के कारण यह वैष्णव धर्म कहलाया। ठीक है, महाभारत काल में कृष्ण का तादात्म्य विष्णु से किए जाने के कारण यह वैष्णव धर्म कहलाया। वहीं मेगास्थनीज कृष्ण का हेरिक्लिस नाम से उल्लेखित किया गया है। जो मेगास्थनीज कृष्ण को हेरिक्लिस नाम से उल्लेखित किया गया है। विष्णु के 10 अवतारों का जो उल्लेख है वो मत्स्य पुराण में मिलता है। विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में। 10 अवतार कौन कौन से थे जैसे कि देखेंगे मत्स्य, कूर्म, कच्छप, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि। 12 अवतार का जो अगर हम उल्लेख देखेंगे सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का विस्तार अलवार संतों ने किया था और जिनकी 12 मतलब संख्या कितनी थी 12। इन संतों में अंडाल नामक महिला संत का भी उल्लेख है जिसे दक्षिण की मीरा कहा जाता है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है दक्षिण की मीरा कौन है तो अंडाल। मौर्योत्तर काल के बारे में हम पढ़ेंगे। शुंग वंश, इसके जो संस्थापक थे वो पुष्यमित्र शुंग थे। मौर्य शासक बृहदर्थ की हत्या कर 185 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश के इतिहास की जानकारी जो है निम्न स्रोतों से प्राप्त होती है। अगर हम पुराण में देखेंगे तो वायु एवं मत्स्य पुराण से शुंग वंश की जानकारी मिलती है। वहीं हर्षचरित के बाणभट्ट द्वारा रचित पतंजलि का महाभाष्य मतलब पतंजलि पुष्यमित्र के पुरोहित थे। गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है और यहाँ से भी हमें मिलती है जानकारी। और मालविकाग्निमित्रम जो कालिदास का नाटक है। दिव्य दान जो कि बौद्ध ग्रंथ से। अयोध्या अभिलेख इसको धनदेव ने लिखवाया था। अयोध्या अभिलेख को किसने लिखवाया था? धनदेव ने। बेसनगर का अभिलेख यवन राजदूत हेलियोडोरस का है। बेसनगर जो है अभिलेख किसका है? यवन राजदूत का है। अयोध्या धनदेव का है। अब कभी पूछ सकता है मिलान में अयोध्या अभिलेख किसको है तो ये इसको धनदेव लिखवाया था। तो अयोध्या में देखिए ना, जब से राम मंदिर बना है तब से धन ही धन है तो धनदेव। बेस जो होती है ना वो भवन की मतलब नींव होती है बेस। तो बेस से यवन और यवन से भवन कर लेंगे। और ये यवन राजदूत था हेलियोडोरस। बेस जो अच्छी रहेगी तो ही क्या होगा, हिलेगा नहीं डोर, तो हेलियोडोरस हो गया। और भरहुत का लेख कौन है तो शुंग काल की जानकारी मिलती है। पुष्यमित्र शुंग
यह मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदर्थ का सेनापति था। धनदेव के अयोध्या अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था। अब जैसे ना यज्ञों के बारे में मैंने मेक आईएएस का जो टेस्ट सीरीज है उसमें एक यज्ञ पूछा है, लेकिन बाकी सारे यज्ञ अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ और मतलब सारे यज्ञ का वर्णन दिया है। तो आप मेक आईएएस का जो टेस्ट सीरीज मैं करवा रही हूँ चैनल पर, वो अगर फॉलो करें तो बहुत अच्छा है। एंशिएंट हिस्ट्री की रिवीजन बहुत अच्छी होगी। ये तो शॉर्ट नोट्स है, डिटेल भी वहाँ पे बहुत अच्छे से दिया हुआ है। पुष्यमित्र के आदेशों से अग्निमित्र ने यज्ञसेन को युद्ध में हराकर विदर्भ को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कालिदास के प्रसिद्ध नाटक था मालविका अग्निमित्रम। मित्रम में यज्ञसेन की चचेरी बहन थी मालविका। ठीक है, यज्ञसेन की कौन थी? तो चचेरी बहन थी मालविका। और अग्निमित्र की प्रेम कथा और विदर्भ की विजय का वर्णन मिलता है किसमें? तो मालविका अग्निमित्रम में। कलिंग शासक खारवेल ने पुष्यमित्र शुंग को पराजित किया था और मालविका अग्निमित्रम से पता चलता है कि पुष्यमित्र के समय यवन आक्रमण हुआ था। पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी थे। पुष्यमित्र के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। इस वंश का जो अंतिम शासक था वो देवभूति था। इसके मंत्री थे वसुदेव। इसकी हत्या कर एक नए वंश कण्व वंश की स्थापना की। वसुदेव ने किसकी स्थापना की? कण्व वंश की। शुंग काल में विदिशा का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक महत्व सर्वाधिक है। विदिशा का क्या है? राजनीतिक महत्व भी और सांस्कृतिक महत्व भी है। इस काल में संस्कृत भाषा तथा हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ था और इसमें महर्षि पतंजलि का विशेष योगदान है। इसी युग में मनुस्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना हुई है। किसकी? तो मनुस्मृति के वर्तमान स्वरूप की। इस काल में भागवत धर्म का उदय हुआ है तथा वासुदेव विष्णु की उपासना प्रारंभ हुई है। इस काल में क्या हुआ था? भागवत धर्म का भी उदय हुआ था और वासुदेव विष्णु की उपासना प्रारंभ हुई थी। इस काल में स्तूपों का निर्माण पत्थर से होने लगा था। यह काल वैदिक और ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण का काल माना जाता है और पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान किया था, शुंग वंश। अब आएगा कण्व वंश। कण्व वंश में क्या था? इसके संस्थापक थे वसुदेव। हर्षचरित के अनुसार वसुदेव ने 75 ईस्वी पूर्व में शुंग वंश के अंतिम सम्राट देवभूति की हत्या करके कण्व वंश की नींव रखी थी। वासुदेव ब्राह्मण वंश का था। वसुदेव जो था वो ब्राह्मण वंश का। इस वंश में 4 शासक हुए, वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन। उसके बाद आया आंध्र सातवाहन वंश। कर्ण वंश के जो अंतिम शासक थे सुशर्मन, इनकी जो हत्या करके सिमुक ने 30 ईस्वी पूर्व में आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना की। यह वंश भी ब्राह्मण वंश था। सातवाहन वंश का जो शासन था वो क्षेत्र महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक था। इस वंश की जानकारी हमें निम्न स्रोतों से प्राप्त होती है, जैसे कि रानी नागनिका का नानाघाट अभिलेख पुणे महाराष्ट्र में है, गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख है और गौतमी पुत्र शतकर्णी का नासिक अभिलेख है, वशिष्ठ पुत्र पुल्लुवामी का नासिक अभिलेख है। अब देखिए मतलब ऐसे पूछेगा नासिक अभिलेख में तो सबका नाम है गौतमी बलश्री, गौतमी पुत्र शातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुल्लुवामी, यज्ञश्री शातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुल्लुवामी। ये कार्ले अभिलेख से संबंधित है, वशिष्ठ पुत्र पुल्लवामी। अब हम देखेंगे इसमें सातवाहन वंश के प्रमुख शासक, जैसे कि शतकर्णी प्रथम। सातवाहन वंश का पहला यशस्वी शासक था ये शतकर्णी प्रथम। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए, एक राजसूय यज्ञ किया और इसने मालवी शासक में गोल मुद्राएं उत्कीर्ण है। इसने मालवा शैली में गोल मुद्राएं उत्कीर्ण करवाई। हाल कौन था? ये कवियों एवं विद्वानों का आश्रयदाता था। इसकी राज्यसभा में बृहत कथा की रचयिता गुणाढ़य और कातंत्र नामक संस्कृत व्याकरण के लेखक शरवर्मन निवास करते थे। गौतमी पुत्र शातकर्णी जो था यह सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था। इसकी जानकारी उसकी माता गौतमी बलश्री नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है। इसने बौद्ध संघ को अजय कालकी तथा कौड़ले भिक्षु संघ का कारजग नामक ग्राम दान में दिया। इसने शक शासन नहपान को हराया था। किसको हराया? नहपान को। वशिष्ठ पुत्र पुल्लुवामी, इसे आंध्र सम्राट कहा गया था, वशिष्ठ पुत्र पुल्लुवामी को। और इसकी उपलब्धियों का विवरण जो है वो कान्हेरी अभिलेख महाराष्ट्र में मिलता है। इसने शक शासक रुद्रादमन को पराजित किया था। किसने? तो वशिष्ठ पुत्र पुल्लुवामी जो था वो शक शासक रुद्रादमन को पराजित करके उसकी पुत्री से विवाह कर लिया। अब आए यज्ञश्री शातकर्णी। यह सातवाहन वंश का अंतिम शासक था और व्यापार एवं जल मार्ग का प्रेमी था। इसके सिक्कों पर जहाज के चित्र बने हुए थे। क्वेश्चन पूछ सकता है सातवाहन वंश का वो कौन सा शासक था जिसके सिक्कों पर जहाज के चित्र बने हुए थे? तो यज्ञश्री शातकर्णी था। अब सातवाहन कालीन प्रशासनिक एवं सामाजिक व्यवस्था है। सातवाहन काल में सर्वप्रथम सामंतों की 3 श्रेणियां प्राप्त थी, एक राजा, महाभोज और सेनापति। जिला को आहार कहा जाता था, अधिकारी को आमत्य कहा जाता था। इस काल में कृषि एवं व्यापार की उन्नति हुई। राजा कृषकों का
राजा कृषकों के उपज का छठा भाग कर के रूप में प्राप्त करता था। इस काल में व्यापार में चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रयोग होता था, जिन्हें कारसर्पण कहा जाता था। सातवाहनों ने ही सर्वप्रथम शीशे की मुद्रा चलाई। सोने की मुद्रा स्वर्ण कहा जाता था। सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? स्वर्ण। और इस काल में जो महिलाओं की दशा अच्छी थी, महिलाएं शिक्षित थी, संपत्ति में भागीदार होती थी, समाज में अंतर जाति विवाह होते थे। सातवाहन शासकों ने सभी नागरिकों के प्रति धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुपालन किया था। उसके बाद इसमें है गाथा सप्तशती के प्रारंभ में। गाथा सप्तशती के प्रारंभ में ही शिव की पूजा तथा इंद्र, कृष्ण, वसुपति एवं गौरी की पूजा का भी जो है उल्लेख है। इस काल में राजा स्वयं को देवताओं का तादात्म्य स्थापित करने लगे थे। सातवाहन की राजकीय भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। और सातवाहन का महत्वपूर्ण स्थापत्य कला कार्ले का चैत्य और अमरावती का स्तूप कला था। चेदी वंश के बारे में जानेंगे। कलिंग का चेदी वंश की जानकारी मुख्य स्रोत खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। इस वंश की शासन जो है स्थापना जो है वो महामेघवाहन ने किया था। चेदी वंश की स्थापना। इस वंश का महानतम शासक था खारवेल और इसने जैन तीर्थंकर ऋषभ देव की मूर्ति मगध से लाया था। जो तीर्थंकर था ऋषभ देव, वो क्या किया था, वो महानतम शासन खारवेल था। और खारवेल ने क्या किया था कि जैन तीर्थंकर थे ऋषभ देव, इनकी मूर्ति जो है मगध से लाया था। हाथी गुम्फा अभिलेख में जैन लोगों को ग्राम दान में देने का भी उल्लेख मिलता है। खारवेल ने अनेक गुहा विहार बनवाए। उसके बाद आए हिंद यवन शासक, जिसमें कि हम देखेंगे डेमेट्रियस प्रथम भारत की सीमा में सर्वप्रथम प्रवेश किया और इसने 183 ईस्वी पूर्व के लगभग पंजाब के कुछ भागों को जीतकर साकल सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया। इसने यूनानी व खरोष्टी लिपि के सिक्के चलवाए थे। किसके? तो यूनानी व खरोष्टी लिपि के सिक्के चलवाए थे। मिनांडर यह सबसे प्रसिद्ध हिंद यूनानी शासक था और मिनांडर को बौद्ध साहित्य में मिलिंद कहा जाता है और ये बौद्ध अनुयायी था। कौन था? तो बौद्ध अनुयायी था। ये हिंद यूनानी शासक था। बौद्ध ग्रंथ में मिलिंद पन्हों में बौद्ध भिक्षु नागसेन व मिनांडर की वार्ता का उल्लेख है। नागसेन व मिनांडर की वार्ता का उल्लेख है मिलिंद पन्हों में। इसकी राजधानी साकल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यूक्रेटाइस वंश के सबसे प्रतापी शासक थे एंटियोलकीडस ने हेलियोडोरस के सुंग को शासक भागभद्र के दरबार में भेजा और इसने विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। हर्मियस यूक्रेटाइस वंश का अंतिम शासक था। और उसके बाद था आया शक शासक। हम देखेंगे शक शासक में आया मूलतः सीरिया के निवासी थे शक, जो बोलन दर्रा से भारत आए थे। किस दर्रा से? बोलन। शक 5 शाखाओं में विभक्त थे, अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा और पश्चिम ऊपरी दक्कन। प्रमुख शासक इसमें हम देखेंगे, जैसे प्रमुख शासक में मोगा में तक्षशिला के शासकों में यह प्रमुख था। नहपान यह महाराष्ट्र में छहरात वंश का प्रसिद्ध शासक था। यह सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी से पराजित हुआ था। रुद्रदमन प्रथम यह शकों का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था, जो कि 130 से 150 ईस्वी पूर्व तक रहा था। और रुद्रदमन ने सुदर्शन झील गुजरात का जीर्णोद्धार किया था। इसने जूनागढ़ के विशुद्ध संस्कृत में अभिलेख जारी किया था। यूनानियों की भारत में देन क्या थी? इसमें था कुशाणों से सिक्के का निर्माण की विधि थी। सांचों से सिक्का निर्माण की विधि थी यूनानी भारत की देन। ज्योतिष कला का विकास हुआ था। रंगमंच में यवनिका का भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ हुआ। काल गणना हुई, संवत का प्रारंभ हुआ। ठीक है। और यूनानियों से सप्ताह की 7 दिन आए, 12 राशियाँ, कैलेंडर वर्ष आए, यूनानियों की भारत में देना है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कुषाण वंश है। ये मूल निवास चीन की सीमा पर स्थित है। चीनी तुर्कस्तान, वहाँ इनका मूल निवास था और ये पर्थियन शासक को हराकर स्वयं सत्ता स्थापित किए थे। इसमें जो है पहला शासक था कुजुल कटफिशस, इसने कुषाण वंश की स्थापना की थी। और उसके बाद आए विम कटफिशस, जो कि इसने क्या किया था, इसे विम कटफिशस को वास्तविक संस्थापक माना गया था और इसने क्या किया, बड़ी संख्या में सोने के सिक्के चलवाए थे और ये शैव मतानुयायी था। सिक्कों पर इसने शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृतियां मिलती है इसके द्वारा सिक्कों पर। कनिष्क उसके बाद आए। ठीक है, 2 शासक देखे हमने, कुजुल कटफिशस और विम कटफिशस। उसके बाद कनिष्क आए। कनिष्क जो थे कुषाण वंश के महानतम शासक थे और 78 ईस्वी पूर्व में इन्होंने राज्यारोहण किया और शक संवत चलाया। शक संवत किसने चलाया? कनिष्क ने। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। कनिष्क ने क्या किया, तो कनिष्क, हम कान, जैसे कनिष्क में कान आ रहा है, कान हम किसी का ठाठ से पकड़ते हैं, 8 लास्ट में आएगा तो हम याद रखेंगे कि जब 7, 8 रहेगा तो कनिष्क ने। ठीक है, शक संवत। इसने वर्तमान में भारत सरकार द्वारा इसे प्रयोग में लाया गया है। कनिष्क की जो पहली राजधानी थी वो पेशावर
एवं दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने कश्मीर जीतकर वहाँ पे कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। इसके समय में कश्मीर के कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी और इस समय उपाध्यक्ष चतुर्थ बौद्ध संगीति के अश्वघोष थे। ठीक है, इसने क्या किया था कि पुरुषपुर में पेशावर में प्रसिद्ध स्तूप का निर्माण कराया। इसके समय में मूर्ति कला की गांधार एवं मथुरा शैली का जन्म हुआ था। मथुरा में कनिष्क की एक मूर्ति मिली थी जिसमें घुटने तक चोगा और जूता पहने हुए थे। कनिष्क द्वितीय अशोक कहा जाता था कनिष्क को। अशोक के बाद कनिष्क ही था जो बौद्ध धर्म का प्रबल समर्थक था। कनिष्क कुल अंतिम महान सम्राट जो था कनिष्क कुल का वो वासुदेव था। अब देखेंगे संरक्षण किसको प्राप्त था इसके दरबार में। एक अश्वघोष थे जो कि बुद्ध चरित्र और सूत्रालंकार के रचनाकार थे। नागार्जुन थे जो कि जिसकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। और उसके बाद थे वसुमित्र जो कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे और प्रसिद्ध ग्रंथ था महाविभाष्य शास्त्र इनका। चरक थे जो कि आयुर्वेद के आचार्य थे और कनिष्क के राजवैद्य थे। उसके बाद आएगा मौर्योत्तर कालीन प्रशासनिक व्यवस्था। अब हम देखेंगे कुषाणों एवं सातवाहन राजाओं ने केंद्रीकरण राजनीतिक संगठन स्थापित किया था। किसने? तो कुषाण और जो मतलब ये कुषाण और सातवाहन ने क्या किया था? राजाओं ने केंद्रीकरण राजनीतिक संगठन स्थापित किया। मृत राजाओं की मूर्तियां बनाना इन्होंने स्थापित की थी मौर्योत्तर कालीन में। और क्या किया था? छत्र प्रणाली की मतलब चलाई थी। और क्या है ना कि सातवाहन साम्राज्य अनेक विभागों में बटा जिसे आहार कहा जाता था। जो सातवाहन साम्राज्य था इसका अनेक विभाग में ये बटा जिसे आहार कहते थे। और सातवाहन शासकों ने कर मुक्त भूमि प्रदान करने की प्रथा आरंभ की थी। जैसे कर मुक्त भूमि प्रदान किया जाएगा। नाना घाट अभिलेख, तो नाना हमें क्या देते हैं? तो भूमिदान। तो ऐसे याद करेंगे ना कि नाना घाट अभिलेख में भूमिदान का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। आहार जो था वो नीचे ग्राम होते थे। प्रत्येक ग्राम का अध्यक्ष एक ग्रामिक होता था। कुषाण लेखों में पहली बार दंडनायक जैसे पदाधिकारी का उल्लेख मिलता है। कुषाणों ने प्रांतों में वैध शासन प्रणाली क्या की थी? तो लागू की थी। अब हम देखेंगे मौर्योत्तर कालीन आर्थिक व्यवस्था एवं व्यापार के बारे में। इसमें क्या था? जो मौर्यकालीन जो आर्थिक व्यवस्था एवं व्यापार था तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो आइए इसमें स्टार्ट करते हैं कि जो हिंद यवन शासक थे इन्होंने क्या किया? सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो हिंद यवन शासक ने। कुषाण शासकों ने क्या किया था ना कि सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे। और वहीं सातवाहन ने क्या किया था कि शीशे के सिक्के चलवाए थे। शीशे के ही सिक्के चलवाए थे। सोने के सिक्के को निष्क स्वर्ण कहते थे, चांदी को सतमान और तांबे को काकड़ी कहते थे। हमने ऊपर कई बार पढ़ा है इसको, काकड़ी। और वहीं इस समय जो व्यापार था और उन्नत अवस्था में था व्यापार मध्य एशिया एवं पाश्चात्य विश्व के साथ घनिष्ठ हो गया था। इस समय व्यापार मुख्यतः अरब सागर के तटवर्ती बंदरगाह पर होता है था। इस काल में बारबेरिकस और अरिकामेडु, बेरीगाचा या भड़ौच प्रमुख बंदरगाह थे। पश्चिम के लोगों की भारत की काली मिर्च इतना प्रिय था कि इसका नाम यवन प्रिय कहा गया था। कुषाणों ने ईरान से चीन तथा पश्चिम एशिया जाने वाले रेशम मार्ग पर नियंत्रण कर रखा था। इस काल का जो प्रमुख उद्योग था वो वस्त्र उद्योग था। मौर्योत्तर कालीन में अगर आर्थिक मतलब हम व्यवस्था देखेंगे इसकी तो व्यापार में जो प्रमुख उद्योग था वो वस्त्र उद्योग था। मौर्योत्तर कालीन में सामाजिक व्यवस्था में अगर हम देखेंगे तो इस काल में जो परंपरागत 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य मौजूद थे। भागवत धर्म का यहाँ विकास हुआ था और स्त्रियों की दशा भी यहाँ पे अच्छी थी मौर्योत्तर काल में। इस काल में बौद्ध धर्म की मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई। इसका प्रचलन ब्राह्मण समुदाय से भी प्राप्त होता है और संभवतः भारत में सबसे पहले बुद्ध की मूर्तियों की पूजा की गई थी। उसके बाद है मौर्योत्तर कालीन कला एवं संस्कृति। इस काल में क्या हुआ? कनिष्क के शासन काल में गंधार कला, मथुरा कला का विकास हुआ। गंधार कला क्या था कि इसका जो विकास है वो ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी के मध्य में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हुआ। इस शैली को इंडो ग्रीक शैली कहा जाता है और इसका विकास जो है वो कुषाण काल में हुआ था। और इसमें क्या था? मूर्तियों की शरीर की आकृति सर्वथा यथार्थ दिखाने का प्रयत्न किया गया था। इस कला की विषय वस्तु जो थी बौद्ध परंपरा से ली गई थी, किंतु निर्माण इसका ढंग जो था वो यूनानी था। इस कला शैली में बुद्ध की मूर्तियाँ जो है यूनानी देवता अपोलो के समान बनाई गई थी। जो भी मतलब मूर्तियाँ थी बुद्ध की मूर्तियाँ वो यूनानी देवता थे अपोलो के
के समान बनाई गई थी। इस कला शैली की उत्पत्ति का जो स्रोत है वो एशिया के माइनर और हेलेनिस्टिक कला थी। इस कला के अंतर्गत बुद्ध की धर्म चक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा और वर मुद्रा की मूर्तियों का निर्माण किया गया था। मथुरा कला थी, यह कला जो है मौर्योत्तर काल में विकसित हुई थी। इस कला शैली में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था और कुषाण शासकों द्वारा इसका संरक्षण किया गया था। और इसमें क्या था कि बुद्ध का जो धर्म चक्र प्रवर्तन है, मुद्रा है, अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा निर्माण किया गया था मथुरा कला में। तो गांधार कला शैली को भी हमने देखा और मथुरा कला भी। मौर्योत्तर कालीन का इतिहास क्या था? महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि और गाथा हाल ही में सुनाएंगे तो हाल चरक संहिता चरक, नाट्य शास्त्र भरत मुनि। नाट्य शास्त्र इस बार इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना करंट में ये है। रचनाएं मिलिंद पन्हु, नागसेन, कामसूत्र, वात्सायन और बुद्ध चरित्र जो है अश्वघोष और स्वप्नवास दत्ता जो है वो भास। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब आएगा गुप्त साम्राज्य। तो अब हम देखेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में, जो कि देखिए गुप्त संभवतः वैश्य थे। क्या थे? वैश्य, जो कुषाणों के सामंत थे। ये कुषाणों के सामंत थे। कुषाणों के बाद लगभग 4 शताब्दियों तक भारत का सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक और वैज्ञानिक विकसित होता रहा, जो मुख्यतः गुप्त राजाओं के शासनकाल से संबंधित है। गुप्त काल का जब हम ऐतिहासिक स्रोत के बारे में देखते हैं तो पता चलता है कि साहित्यिक स्रोत इसका क्या था। साहित्यिक स्रोत क्या था? साहित्यिक स्रोत के बारे में हम अगर देखते हैं तो विशाख दत्त का नाटक था देवी चंद्रगुप्तम, कालिदास का था ऋतु श्रृंगार कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, और वहीं शूद्रक का कृत था मृक्षकटिकम। गुप्त काल का ऐतिहासिक स्रोत अगर हम देखते हैं, वात्सायन का कामसूत्र। पुरातात्विक स्रोत में हम देखेंगे कि समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति लेख। अब इस सबका ट्रिक मैंने ऑलरेडी पहले बना रखा है, ठीक है। समुद्र कहाँ है? प्रयाग में है। स्कंद, कंद, जो कंद में भीतर, मतलब कुछ भीतर, कंध है में भीतर जाएंगे या फिर भीतर कुछ खराब है, ऐसे। स्कंदगुप्त भीतरी है। स्कंदगुप्त जो है भीतरी स्तंभ लेख है। स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख भी। जूनागढ़ तो रुद्रादमन का है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। भीतरगांव मंदिर कानपुर में है। तिगवा का विष्णु मंदिर जो है जबलपुर उत्तर प्रदेश में है, सॉरी मध्य प्रदेश में है, जबलपुर। विदेशी विवरण में देखते हैं फायान और हेनसांग, इनकी भी रचनाएं थी। गुप्त काल में प्रमुख शासक हुए, उनको पढ़ते हैं। श्री गुप्त जो कि संस्थापक थे गुप्त वंश के, इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। घटोत्कच श्री गुप्त का पुत्र था। चंद्रगुप्त प्रथम आए जो कि गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं। इन्होंने 319 से 350 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थे। इनका राज्याभिषेक 319 मतलब तिथि जो 319 ईस्वी से आरंभ हुआ था। और चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। और ये इनका विवाह जो था ना, लिच्छवी राज्य की राजकुमारी थी कुमार देवी से इन्होंने विवाह करके लिच्छवियों की सहायता से अपनी शक्ति मतलब बढ़ाई। साम्राज्य विस्तार था विवाह का। समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख से चंद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा गया है और इसने कुमार देवी से विवाह भी किया। इसने फिर किससे किया? कुमार देवी से विवाह कर वैशाली राज्य को भी प्राप्त किया चंद्रगुप्त प्रथम ने। उसके बाद आया समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त एक ऐसा महान शासक, एक योद्धा था। इसने आर्यव्रत एवं दक्षिणावर्त में 12 शासकों को पराजित किया। इतिहासकार थे विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा। और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिशेन। प्रयाग प्रशस्ति के 7वें श्लोक में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को एक महान विजेता बताया गया है। प्रयाग प्रशस्ति का जो स्तंभ अशोक द्वारा निर्मित मूलतः कौशाम्बी में स्थित था, जिसे अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित करवाया था। ये इंपॉर्टेंट है कि समुद्रगुप्त जो है एक महान विजेता बताया गया। और प्रयाग प्रशस्ति में यह जो था स्तंभ अशोक द्वारा निर्मित मूलतः कौशाम्बी में स्थित था, जिसे अकबर ने क्या किया था? इलाहाबाद में स्थापित करवाया। इस पर जहांगीर तथा बिरबल का भी उल्लेख है। उसके बाद है प्रयाग प्रशस्ति जो है उसमें है चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त के पूना अभिलेख में समुद्रगुप्त को अश्वमेघ कहा गया है। तो समुद्रगुप्त को अश्वमेघ किसमें कहा गया है? तो वो जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती गुप्त, उनका एक अभिलेख था पूना अभिलेख, उसमें समुद्रगुप्त को अश्वमेघ कहा गया है। समुद्रगुप्त की विभिन्न मुद्राएं थी। कौन कौन सी मुद्राएं थी? तो देखिए, जिसमें था कि गरुड़ का प्रकार और धनुर्धारी प्रकार, परशु प्रकार, अश्वमेघ प्रकार, फिर है व्याघ्रन प्रकार और वीणावादन प्रकार। समुद्रगुप्त ने राज्य प्रशुभोधरण नीति के तहत मगध के आसपास राज्यों को पराजित कर अपने राज्य में मिला लिया था। क्या किया? अपने राज्य में मिला लिया। उसके बाद क्या हुआ था कि समुद्रगुप्त ने गृहण मोक्षानुगृह नीति के तहत दक्षिण भारत में 12 राज्यों के संघ को पराजित कर पुनः अपने राज्य में सौंप दिए। समुद्रगुप्त ने प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु वसुबंध को संरक्षण दिया और समुद्रगुप्त से श्रीलंका के शासक
शासक मेघवर्ण ने गया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी। कालांतर में यह बौद्ध विहार के रूप में जो है वो विकसित हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय अब उसके बाद आया। अब यहाँ पे था कि समुद्रगुप्त जो था श्रीलंका के शासक मेघवर्ण ने गया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी। कालांतर में यह बौद्ध विहार के रूप में विकसित था। उसके बाद आए चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें विक्रमादित्य भी कहते हैं। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त जो है गद्दी पर बैठा और यह शको द्वारा पराजित होकर अपनी पत्नी थी इनकी ध्रुव देवी, ये शको को उनको सौंप दिया। रामगुप्त का एक छोटा भाई था जिसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। इसने शको को पराजित किया और ध्रुव देवी से विवाह कर लिया जो कि रामगुप्त की पत्नी थी। दिल्ली के महरौली लौह स्तंभ पर खुदे हुए अभिलेख से चंद्र नामक राजा की पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की गई थी। इसने नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ भी विवाह किया और बाद में अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह जो है वाकटाक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय से कर दिया। वाकटाक वंश अप्रत्यक्ष प्रभाव बनाकर इसने पश्चिमी मालवा तथा गुजरात पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया और चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी के अंतिम शासक रुद्रसिंह तृतीय को पराजित कर लिया। शको पर विजय उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि जो थी मिली थी। शको पर विजय के उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने मालवा क्षेत्र में व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलवाए। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में 9 विद्वान थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता है। कौन कौन थे? कालिदास थे, धनवंतरी थे, छपड़क थे और अमर सिंह थे, शंकु, बेताल भट्ट, घटपर्ण और वारामीर और वरुचि थे। ये 9 विद्वान थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। कभी कभी पूछ सकता है तो याद रखना है कि इसके मतलब नाम तो हम थोड़ा रिलेट कर दे। कालिदास तो थे, धनवंतरी, छपड़क, ठीक है, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, थोड़ा घट पर याद करना है, वारामीर तो थे, वरुरुचि, ये कुछ हैं जो नहीं याद थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में एक चीनी यात्री फायान आया था। कुमारगुप्त प्रथम एवं महेंद्र द्वितीय ये आए इसके बाद। इसके समय में क्या हुआ कि सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख प्राप्त हुए। कुमारगुप्त का जो विलसड़ अभिलेख है, विलसड़ अभिलेख जो मंदसौर अभिलेख, करमदंडा अभिलेख से इसके शासनकाल की जानकारी प्राप्त होती है। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई और नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा गया था, नालंदा को ही। और वही स्कंदगुप्त आए कि भीतरी स्तंभ लेख से पता चलता है कि प्रथम हुड़ आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ था। प्रथम हुड़ आक्रमण किसके समय हुआ था? स्कंदगुप्त। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने क्या किया तो हुड़ों को पराजित किया था। जूनागढ़ अभिलेख का हम देखेंगे तो स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया था। जूनागढ़ जो अभिलेख में हुड़ों को मलिक्ष कहा गया है और जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के पुनरुद्धार कार्य सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के रूप में चक्रपालित को सौंपा था। स्कंदगुप्त ने वृषभ शैली के सिक्के जारी किए। अन्य गुप्त शासक कौन थे? भानुगुप्त। एरण अभिलेख से सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। विष्णुगुप्त, गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त, ठीक है। और फिर हम देखेंगे गुप्तकालीन प्रशासन क्या थी। यहाँ जो साम्राज्य की राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। शीर्ष पर राजा होता था यहाँ के प्रशासन में। सर्वोच्च जो था न्यायाधीश होता था। शासन व्यवस्था जो राजतंत्रात्मक थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। गुप्त काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी राजा के पास था। वृक्ष कटिकम में न्यायाधीश को अधिकारणिका कहा गया है। प्रांत, फिर उसके बाद जिला, जिला परिषद, नगर परिषद आता था। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या था, अधिकारी व उनके विभाग, जैसे यहाँ से क्वेश्चन आता है। महादंड नायक कौन था? दंड कौन करता है तो न्याय देते हैं न्यायाधीश। महाबलाधिकृत, बल सेना के पास है सेनापति। संधि विग्रह, युद्ध व शांति, संधि करेंगे तो युद्ध और शांति मिलेगी, युद्ध नहीं होगी शांति मिलेगी। दंड पाशिक, दंड कौन देगा? पुलिस। महादंड वो न्यायाधीश देंगे, लेकिन दंड पाशिक तो पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। भंडागार अधिकृत, राजकोष में जब पैसे रहेंगे तभी भंडार बढ़ेगा। फिर है महाछपटलिका, तो हम क्या करेंगे तो पट पे लिखेंगे। पटलिका मतलब पट पे लिखेंगे तो लेखा विभाग। और विनय स्थित स्थापक शिक्षा एवं धर्म संबंधी अधिकारी था। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे गुप्तकालीन सैन्य व्यवस्था। सैन्य प्रशासन का प्रमुख सेनापति होता था। राजा के पास अस्थायी सेना होती थी जिसमें कि पद्धति, स्थारोही, अश्वरोही और गज सेना। सेना के 4 अंग थे। गुप्तचर कर्मचारी को दूत तथा पुलिस को भट्ट कहा जाता था। और फिर है राजस्व का साधन, तो भूराजस्व आय का प्रमुख स्रोत था। भूराजस्व कौन था? आय का प्रमुख स्रोत था। भाग, भूमि का उपज का 1/6 भाग। उदंग, स्थायी कृषकों पर लगाया जाने वाला कर था उदंग, राजस्व का साधन हो गया। अब हम देखेंगे इसमें ऊपरी कर, अस्थायी कृषकों पर लगाया जाने वाला भूमि कर था ऊपरी कर। शुल्क क्या थी? सीमा, बिक्री
कि वस्तुओं आदि पर लगाया जाने वाला कर था, ये शुल्क था। किसान हिरण्य, नगद, मेय दोनों रूप में भूमि कर दे सकते थे। कुल्यावाप क्या था और द्रोणवाप। गुप्त काल में उत्तर भारत में भूमि नाम से संबंधित था। भूमि कर अधिकारी ध्रुवीकरण कहलाता था, जो भूमि कर अधिकारी था वो ध्रुवीकरण, और वहीं सीमा शुल्क जो था अधिकारी सौलिक कहलाता था। गुप्तकालीन समाज में 4 वर्णों में विभक्त था। इसका आधार कर्म नौकर जन्म था। समाज में सबसे छोटी इकाई परिवार होती थी। फाह्यान के अनुसार गुप्त काल में अस्पृश्य वर्ग को अत्यंत और चांडाल भी कहा गया था, जो अस्पृश्य वर्ग था। हेनसांग ने शूद्रों को खेतीहर कृषक वर्ग के रूप में उल्लेखित किया था। इस काल में कायस्थों का उदय हुआ था। स्त्रियों की दशा में गिरावट आ गई थी। वही जो मौर्योत्तर काल था वहाँ पे स्त्रियों की जो दशा थी उसमें गिरावट नहीं थी, सही थी। इस काल में देवदासी प्रथा का प्रचलन था। गुप्त काल में दशा प्रथा प्रचलित थी। मनु ने 7 प्रकार के तथा नारद 15 प्रकार के दासों का उल्लेख करते हैं। अब था गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो कृषि था। क्या था? कृषि था। भूमि पर राजा का अधिकार होता था। बृहद संहिता के अनुसार 3 प्रकार की फसलों की जानकारी मिलती है। वस्त्र उद्योग इस काल का प्रमुख उद्योग था। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से सिंचाई का उदाहरण मिलता है। वहीं मंदसौर जो अभिलेख था उसमें रेशम बुनकरों का पता चलता है। इस काल में दक्षिण से पूर्व एशिया एवं चीन के साथ व्यापार में वृद्धि हुई। वहीं हम मुद्राएं देखेंगे तो गुप्त शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी किया, जिन्हें दिनार, और शुरुआत स्वर्ण मुद्रा की किसने की थी? हिंद यवन शासकों ने। ठीक है। सर्वाधिक सिक्के बयाना भरतपुर राजस्थान से मिले हैं। गुप्तकालीन धार्मिक जीवन। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। इस काल में मूर्ति उपासना का केंद्र बन गई थी। इस काल में क्या था? मूर्ति उपासना का केंद्र बन गई थी। इस काल में जैन व बौद्ध धर्म का भी प्रचार प्रसार हुआ था। इस काल में विभिन्न प्रकार के दर्शन जो वो प्रचलित हुए थे। अब हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे दर्शन व प्रवर्तक दिया है। संख्या कपिल की फैंस की ज़्यादा, हम ऐसे याद किए थे। कपिल न्याय गौतम करते हैं तो अच्छपाद गौतम, योग पतंजलि है, वैशेषिक कणाद है, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण। गुप्तकालीन कला एवं साहित्य, जैसे यहाँ दिया है गुप्त कला एवं साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण काल था। इस काल में प्रथम बार संरचनात्मक मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ है। ईंटों एवं पत्थरों के अत्यधिक प्रयोग हुए हैं। गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ। देवगढ़ का दशावतार मंदिर भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का पहला उदाहरण है। वहीं मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र था। अगर हम मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र को देखेंगे तो ये मूर्ति कला का प्रमुख केंद्र था। वहीं देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो था वो भारतीय मंदिर का जो है शिखर, भारतीय मंदिर निर्माण का शिखर का पहला उदाहरण था। गुप्त काल के चित्रों के अवशेष बाघ, अजंता, बादामी की गुफाओं में देखा जा सकता है। अजंता की 29 गुफाओं में 16, 17, 19 गुप्तकालीन है। गुप्त काल में पाटलिपुत्र, वल्लभी और उज्जैनी शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। नालंदा विश्वविख्यात शैक्षणिक केंद्र था। इस काल में क्या था कि गणित एवं ज्योतिष में अधिक प्रगति हुई थी। आर्यभट्ट इस काल का महान वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट द्वारा क्या हुआ था कि वर्गमूल, घनमूल निकालने की विधि एवं ज्या सिद्धांत दिया गया था। सुश्रुत शल्य चिकित्सा का पितामह था। नागार्जुन रसायन विज्ञान का ज्ञाता था और वारामिहिर ने ज्योतिष का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसने पंच सिद्धांतिका ग्रंथ की रचना की थी। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर, जैसे कि तिगवा का विष्णु मंदिर है वो जबलपुर मध्य प्रदेश में है। भूमरा का शिव मंदिर है वो सतना मध्य प्रदेश में है। नचना कुठारा का पार्वती मंदिर है पन्ना मध्य प्रदेश में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर है जो ललितपुर उत्तर प्रदेश में, और भीतर गांव का मंदिर है कानपुर उत्तर प्रदेश में। तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश। भूमरा का शिव मंदिर सतना मध्य प्रदेश था। और वहीं हम देखेंगे नचना कुठार का जो मंदिर है वो पार्वती मंदिर पन्ना मध्य प्रदेश में। देवगढ़ का दशावतार जो है वो ललितपुर उत्तर प्रदेश में। भीतरगांव जो है वो कानपुर। भीतरगांव मंदिर कहाँ पे है? कानपुर में है। ठीक है, थोड़ा इसको हम रिलेट करते क्या, क्यों भूल जाता है। तो भूमरा, तो भूमि पे कुछ गिर जाता है तो लोग क्या करते हैं? तो ताना मारते हैं। वो भी अगर कुछ मध्य में गिर जाए तो सतना मध्य प्रदेश हो गया। नचना कुठारा, ये थोड़ा नाम अलग है इसलिए मैं इसको रिलेट कर रही हूँ। तो नाचने पे पन्ने की अंगूठी मिलेगी जिसे मध्य उंगली में पहनना है, तो पन्ना मध्य प्रदेश नचना कुठारा हो गया। और देवगढ़, तो देवगढ़ की पूजा देव की पूजा ललिता करती है, वो भी उत्तर प्रदेश में। भीतरगांव, तो भीतर कान में हम कुछ बोलेंगे, भीतर कान में बोलते हैं उत्तर प्रदेश वाले थोड़ा सा। और तिगवा तो पता ही है, तिगवा तो
विष्णु मंदिर, तो गवा, इसको थोड़ा रट लेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पे गुप्तकालीन प्रमुख रचनाएं, ये तो मुझे याद है, ऋतु संहार जो है कालिदास की है। ऋतु का अब थोड़ा रिलेट कर देते, ऋतु काली हो गई है, मेघ भी काली होती है। कुमार संभवन, कुमार जो है वो काली करतूत है कुमार की। रघुवंशम, रघु भी काले थे, रघु जो थे रघुवंशी काले थे, ठीक है। और मालविकाग्निमित्रम, तो अक्सर जो मतलब 2 नंबर का काम करते हैं, ब्लैक मनी कमाते हैं, वो माल मतलब काला ही होता है। तो मालविकाग्निमित्रम कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की है। विक्रम मौर्य वर्षियम कालिदास की है। मुद्रा राक्षस किसकी है? तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है। देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त। बृहद संहिता बारहमिहिर की है। पंच सिद्धांतिका भी बारहमिहिर की है। ब्रह्मगुप्त ब्रह्म सिद्धांत इसकी है। आर्यभट्टियम आर्यभट्ट की। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट की। पंचतंत्र विष्णु शर्मा और मृच्छकटिकम शूद्रम योगाचार की असंख्य है। अब हम देखेंगे इसमें गुप्तोत्तर काल। गुप्त वंश के पतन के बाद, गुप्त वंश का जब पतन के बाद क्या हुआ? छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, कुछ प्रमुख राजवंशों का उदय हुआ, परंतु ये संपूर्ण भारत को एक सूत्र में नहीं बांध सके। जैसे इसमें था थानेश्वर का पुष्यभूति वंश। थानेश्वर का पुष्यभूति वंश वर्धन वंश का उदय हुआ। इस वंश के संस्थापक थे पुष्यभूति तथा गुप्तों के सामंत थे ये। अब इसमें था प्रमुख शासक कौन कौन है? पुष्यभूति, नरवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन एवं हर्षवर्धन, तथा पुत्री थी राज्यश्री। राज्यश्री का जो विवाह है वो कन्नौज के मौखरी वंश के शासक थे गृहवर्मन के साथ हुआ था। हर्षवर्धन कौन थे? तो 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन ने थानेश्वर की गद्दी पर बैठे और इनको शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्ष ने गौड़ शासक थे शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया और वल्लभी के शासक थे ध्रुवसेन द्वितीय ने से अपनी पुत्री का विवाह किया। चालुक्य वंश के शासक थे पुलकेशिन द्वितीय से नर्मदा नदी के तट पर युद्ध किया। कश्मीर से भगवान बुद्ध के दांत कन्नौज के निकट संघाराम में स्थापित किए थे। तो क्या किए थे हर्षवर्धन ने? कश्मीर से भगवान बुद्ध का जो दांत है वो कन्नौज के निकट संघाराम में स्थापित किए। इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा ये। हर्ष का जो साम्राज्य था उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक था, पूर्व में ब्रह्मपुत्र और पश्चिम में सौराष्ट्र तक था। हर्ष के शासनकाल की जानकारी अगर हम देखें तो बाणभट्ट द्वारा रचित थी हर्ष चरित्र में, और चीनी यात्री थे हेनसांग के संस्मरण में द्वारा मिलती है। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग स्थल मार्ग से भारत आया था और इसने सीयूकी की लिखा था। हेनसांग के अनुसार भारतीय समाज में 4 वर्णों में विभक्त था वो जो भारतीय समाज था। हर्षकालीन प्रशासन कैसा था? तो राष्ट्र, फिर उसके बाद भुक्ति, फिर विषय, फिर ग्राम, और जो ग्राम थी शासन की सबसे छोटी इकाई थी। उसके बाद भांडे कौन था? तो भांडे हर्षवर्धन का सचिव था। महासंधि विग्राहिका, ये विदेश सचिव था। और कुंतल कौन था? अश्वरोही सेना का अधिकारी था कुंतल। भौगिक कौन था? कर वसूलने वाला था भौगिक। और पुस्तपाल कौन था? तो जमीन का हिसाब किताब रखने वाला था पुस्तपाल। हम रिलेट करेंगे भांडे तो हर्षवर्धन के सचिव, तो भांडा फोड़ देते हैं जो निजी सचिव रहते हैं। और महासंधि विग्राहक, तो संधि कौन करवाएंगे? एक दूसरे देश से दूसरे देश में संधि विदेश सचिव करवाएंगे कुंतल। तो कुंतल भर चीज़ों को जो अश्व होता है अपने मतलब लाद लेता है खुद पे। अश्वरोही सेना का अधिकारी। भोगिक, कर वसूलने, कर से ही भोग की प्राप्ति होती है, ऐसा लोग बोलते हैं। भोग विलास कर को वसूलने से होती है। पुस्तपाल क्या था? तो पुस्तक, जमीन का हिसाब किताब हम पुस्तक में लिखेंगे, तो पुस्तपाल जमीन का हिसाब किताब रखने वाला। उपज का छठा भाग राजस्व के रूप में था। हेनसांग हर्ष की सेना को चतुरांगणी कहता था। हर्षकालीन साहित्य में क्या था? बाण रहित हर्षचरित की कादंबरी थी। मयूर जो था वो सूर्य शतक की। हर्षवर्धन के 3 नाटकों की रचना प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद में थी। हर्ष ने बौद्ध धर्म को महायान शाखा को आश्रय दिया और पूर्णतः बौद्ध बन गया था। हर्ष ने किस शाखा को जो था वो दिया था? हर्ष महान था इसलिए महायान शाखा को आश्रय दिया और पूर्णतः बौद्ध बन गया। हर्ष ने क्या किया कि कन्नौज तथा प्रयाग में 2 धार्मिक सभाओं का आयोजन किया। कुंभ मेला का जो प्रारंभ मतलब किसने किया था? तो ये श्रेय हर्षवर्धन को जाता है। अब यहाँ पे हमारा स्टार्ट होगा बंगाल के पाल वंश, मतलब छोटे छोटे वंश अब आएंगे, इसको हम देखते हैं। बंगाल का जो पाल वंश है इसको हम नेक्स्ट वीडियो से कवर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।